हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैथ्स ओलंपियाड की एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सो इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है और प्रिपरेशन करने के लिए स्ट्रेटजी कैसी होना चाहिए और सिलेबस सिलेबस क्या होगा। सिलेबस एक्चुअली में काफ़ी वाइड होता है, लेकिन सारा सिलेबस तो आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो भाई कितना सिलेबस हो, एक ऑप्टिमम सिलेबस जिसको मैं पढ़ लूँ तो मैं एग्जाम को सरवाइव करूंगा और नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, नेक्स्ट एग्जाम को भी सरवाइव करूंगा। तो वो वाला सिलेबस, उसको तैयार कैसे करना है और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वो चीजें अपन देखेंगे आज इस वाले लेक्चर में। ठीक है। तो भाई इसकी जो पहली स्टेज होती है वो ओलंपियाड क्वालिफायर के नाम से जानी जाती है। IOQM भी आपने सुना होगा, है ना। IOQM ही नाम होता है इसका। पहली जो स्टेज होती है, पहले इसको PRMO भी बोलते थे, है ना। 2017 में PRMO स्टार्ट हुआ था। ठीक है। सो उसके बाद में IOQM हो गया। और ये एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। सो अपन देख लेते हैं, पहले अपन सिलेबस से पहले पहले तो एग्जाम का नेचर देख लेते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं और आपको कितने नंबर लाना है। फिर उतने नंबर लाने के लिए क्या सिलेबस पढ़ना है, इसलिए पहले सिलेबस नहीं बता रहा। सिलेबस आपको तब बताऊंगा क्योंकि सिलेबस तो पूरा ही है। आप पूरा मैथ्स पढ़ लो तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। मे बी शायद आप तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओ, क्योंकि एग्जाम का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है ना। इसीलिए तो भाई पहले तो कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टोटल मार्क्स होते हैं और कितने मार्क्स आपको लाना चाहिए, इतना पहले डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्किंग 100 मार्क्स की होती है। अभी अभी इसके पहले अलग होता था, पर अभी ये 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 क्वेश्चन में उन्होंने 10 10 10 का डिवीजन दे दिया कि 10 10 10, जिसमें 10 होंगे 2 मार्क्स के, फिर 10 होंगे 3 मार्क्स के, अगले 10 जो होंगे वो 5 मार्क्स के। तो ऐसे टोटल करके ये कितने बना देते हैं आपको, 100 मार्क्स बना देते हैं। ठीक है, टोटल। अब इन 100 मार्क्स में से भाई कम से कम कितने नंबर लाऊं कि मैं IOQM एग्जाम क्वालिफाई कर लूं। तो जो कट ऑफ होता है वो तो हर स्टेट वाइज डिफरेंट होता है। तो आप अगर महाराष्ट्र से हो, आंध्र प्रदेश से हो, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट से हो, तो कट ऑफ तो अलग अलग होगा। पर मेरा सजेशन क्या बोलता है कि आपको 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। इस एग्जाम में 40 मार्क्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप भाई स्टार्टिंग से ऐसा माइंडसेट नहीं हो पाएगा सेटल, पर आपको ये माइंडसेट तक पहुंचना है कि भाई 40 नंबर आ जाए। ठीक है ना। अभी लग रहा होगा कि यार सर 100 में से 40 ही लाना है क्या, पर सीरियसली जिन्होंने दी हुई है, जिनका एक्सपीरियंस है, वो उनसे आप पूछ सकते हो। एग्जाम का लेवल काफी चैलेंजिंग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। चैलेंजिंग ना बोल के मैं ऐसा बोलूंगा कि जो मैथ्स पूछी जाती है वो नॉन रूटीन होती है ना। जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि थ्योरी फंडामेंटल है पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है। तो अभी पढ़ने का नेचर भी अपना ऐसे ही होगा, बेसिक थ्योरी विथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो 40 नंबर, 40 नंबर आप कैसे लाओगे। सो आप खुद से भी इसको प्लान कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वेल एंड गुड। आप खुद से कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। जो मेरा सजेशन है वो क्या है कि आप 7 क्वेश्चन करो जो कि 2 मार्क्स के हो, 5 क्वेश्चन करो जो कि 3 मार्क्स के हो, और 2 क्वेश्चन करो जो कि 2 क्वेश्चन करो आप जो कि 5 मार्क्स के हो। तो आपको टोटल ऐसे तो ये आपको कितना 39 मार्क्स का दे रहा है। ये ऑलमोस्ट 40 मार्क्स ही है। तो आप अगर इतना स्कोर कर पा रहे हो, आप बहुत सेफ साइड हो। सेफ साइड नहीं, आप बिल्कुल तोड़ू बच्चे हो, सीधा बोल रहा हूँ मैं तो। आप अगर इतना कर मैनेज कर पा रहे हो ना, आप में बहुत दम है ना। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को इतने मार्क्स स्कोर करना है। बिलीव मी, इट्स फार मोर चैलेंजिंग
than what you are expecting. अभी ये 39-40 मार्क्स में लाऊं कैसे, है ना? तो क्या सिलेबस होना चाहिए जो आपको पढ़ना है, वो देख लेते हैं। तो अब सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है भाई? सबसे पहला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहले वही लिखूंगा और वो होगा ज्योमेट्री। अब ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, या सबसे पहला सजेशन मेरा इस टॉपिक को लेके क्यों है, इसका रीजन, भाई ये एग्जाम 8 से 12 तक सारे बच्चों के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जो पेपर 8 9 10 वाले दे रहे हैं वही बच्चे वही पेपर 11 12 वाले भी दे रहे हैं। तो 8 9 10 का पार्टिसिपेशन कैसे बनेगा? तो इसलिए ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स एक अच्छे उसमें वेटेज में आते हैं एग्जाम, ठीक है ना? तो इसलिए भैया अगर अच्छा वेटेज है तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री टॉपिक आपका अच्छा होना चाहिए। और आईयूक्यूएम की जो नेक्स्ट जो होता है इसका स्टेज, दैट इज आरएमओ, यहाँ पे लिख लेते हैं आरएमओ। आरएमओ में भी टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, और 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री से ही होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंस कितना है। आपको ज्योमेट्री में जो भी आपकी थ्योरी है वो कवर होना चाहिए, पर क्वेश्चन का जो रेंज है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? तो इस पे अपन ज्योमेट्री को कैसे पढ़ना है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किस डायरेक्शन में करना है, उसके लिए मैं पर्टिकुलरली एक उसमें बताऊंगा, सेशन में गाइड करूंगा आपको, ठीक है ना? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ज्योमेट्री, और ये आईआईटी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ऐसा इसीलिए क्योंकि आईआईटी में भी प्रिपरेशन करते टाइम पे आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे डेफिनेटली, वो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें यार कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ा, मैं जस्ट इसको ज्योमेट्रिकल फिगर बना पा रहा हूँ और क्वेश्चन हो रहा है। मतलब ऐसा कोई खास मेरे को थ्योरी अप्लाई नहीं करना पड़ रही है, चूंकि आपने ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी थी, वो क्वेश्चन फ्लो में ही हो गया जस्ट। तो कई बार सेल्फ डाउट भी होता है अपन को कि यार ये मैंने गलत तरीके से तो सॉल्व नहीं कर दिया, हो सकता है आप सही कर रहे हो पर जल्दी आने से आपको लगेगा, हो सकता है, ठीक है, ठीक है। So, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन छोटे बच्चों को होता नहीं है, पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन छोटे बच्चों के लिए, या छोटे बच्चे ना बोल के वही 8 9 10 के लिए पढ़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, या क्वेश्चन बेसिक से कॉम्प्लेक्स तक जाना इतना डिफिकल्ट नहीं है उनके लिए, जितना बाकी कैलकुलस साइड उस साइड हो सकता है ना? ऐसे तो कोई चीज इजी डिफिकल्ट नहीं होती, है ना? आपसे बन रहा है तो इजी है, नहीं बन रहा है तो डिफिकल्ट है, सिंपल सा लॉजिक है ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं। पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला जो होता है पार्ट है, वो क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आईयूक्यूएम में। सेकंड चीज, आरएमओ में, आरएमओ में ऐसा होता है कि पहले आईक्यूएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, फिर आरएमओ के बारे में और अच्छे से बता दूंगा। आईक्यूएम में भी इसका जो वेटेज है काफी अच्छा होगा, और इसको पढ़ने का तरीका कैसे सेट करना है, तो ध्यान रखना इसको बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से अपन को नहीं पढ़ना, जैसा बुक में दिया होता है ना? कि आपने थ्योरी पढ़ ली और कुछ क्वेश्चन लगा लिया, इससे काम नहीं बनेगा बेटा। आपको फंडामेंटल थ्योरी की कॉम्प्लेक्सिटी को छूना होगा एनी हाउ, है ना? आप कुछ अच्छी बुक्स अपन देखेंगे, उनके प्रॉब्लम्स करेंगे, और इसमें अभी जो मैं पुराने उसमें देख रहा हूँ क्वेश्चन, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे डोमिनो, और आपका चेस है, इस तरीके से, या कोई और ऑब्जेक्ट दे दिया उस पे, या आपका एक स्क्वायर बना हुआ है उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं अलग अलग कलर्स के, उसमें किस तरीके से आपके जो वो है कलर्स चेंज हो सकते हैं, या अलग अलग कलर फिल कर सकते हो, या पोजीशनिंग, उन बॉक्सेस की पोजीशनिंग कैसी हो सकती है। तो इस चीजों पे आते हैं ना ऑब्जेक्ट बेस्ड, तो अपन को उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका कैसा होता है उन पे ध्यान देना, ठीक है?
और इसमें एक और टॉपिक होता है दैट इज पिजन होल प्रिंसिपल, उस टॉपिक को कवर करना है। डीअरेंजमेंट एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक को कवर करना है। उससे क्वेश्चन आईक्यूएम में भी आ जाते हैं। 5 नंबर में हो सकता है क्वेश्चन डीअरेंजमेंट से आ जाए, तो आपको वो एक टाइप पता होना चाहिए। पिजन होल प्रिंसिपल से आ सकता है 5 नंबर। तो इस तरफ आप सॉल्व कर पाओगे अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है जो आपकी रेंज में हो सकता है। मैं जो टॉपिक की लिस्ट लिख रहा हूँ ना, ये लिख भी इस तरीके से रहा हूँ ताकि वो आपकी रेंज में भी हो। ऐसा नहीं हो कि मैं फंक्शनल इक्वेशन लिख दूं, तो फंक्शनल इक्वेशन आप करने बैठो तो करने में ही आप बिल्कुल वो हो जाओ, पगला जाओ, है ना, कि यार ये तो टॉपिक ही नहीं हो रहा, और थ्योरी थोड़ी बहुत समझ में आ रही है पर प्रॉब्लम तो बनेगा ही नहीं। जब घर पे ही कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है तो एग्जाम में कैसे बनेगा, ठीक है। सो इसलिए नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ऐसा बोलूं पॉलिनोमियल ले लो नाम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये पूरा एक वाइड रेंज है, पूरा ही टॉपिक है पॉलिनोमियल। क्योंकि ये स्टार्ट होता है ना जब, तो 8th में इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन होते हैं। फिर 9th में आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के और डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिनोमियल के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। फिर पॉलिनोमियल के और अच्छे क्वेश्चन आते हैं 10th में, और फिर 11th में पॉलिनोमियल और बिल्कुल स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अच्छे से डील किया हुआ। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस ये आपका मैथ्स ओलंपियाड में भी रोल प्ले करेगा, और आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ये टॉपिक तो आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। सो नेचर वही है, पढ़ने का तरीका वही है, जो आपकी थ्योरी है वो तो है ही सही, क्वेश्चन अपन को कॉम्प्लेक्स नेचर के अपन को सॉल्व करना देखना है ना। अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है कि एक्चुअली में ये टॉपिक 9th 10th में पहले ही होता है, इवन 8th में भी ये चैप्टर पहले ही होता है। तो मैंने इसको पहले नंबर पे क्यों नहीं लिखा? भाई होता ऐसा है ना, नंबर सिस्टम के इजी क्वेश्चन बन जाते हैं, 2 नंबर के बन जाएंगे, 3 नंबर के भी शायद बन जाए, 5 नंबर में तो बहुत दिक्कत हो जाती है, आंसर आप कंक्लूड नहीं कर पाते हो, ये है प्रॉब्लम। फाइनल आंसर में ऐसा होता है कि कई बार कुछ ना कुछ केस छूट जाता है आपका, और आपको एक कंप्लीट आंसर नहीं मिलता। तो अगर मेरे को आंसर ही फिल करना है तब तो आपको दिक्कत आएगी। पर नंबर सिस्टम का एडवांटेज क्या है? तो वो आरएमओ में एडवांटेज मिलेगा आपको। आरएमओ में क्या होगा कि क्वेश्चन कन्वेंशनल वे में लिखना होता है, कन्वेंशनल लिखना होता है, मतलब लिखना होता है पूरा सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन लिख रहे हो ना, आप अपना थॉट एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। 17 नंबर का होगा और क्वेश्चन, और अगर आप अपना सोचने का तरीका बहुत अच्छे से रख पा रहे हो, इवन आप अगर आंसर कंक्लूड भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो भी आरएमओ में तो पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी। आईएनओ में नहीं मिलती, पर आरएमओ में तो मिल जाएगी 100%। तो उस चीज के लिए आपको नंबर सिस्टम टॉपिक आपके फेवर में आ जाएगा, इसलिए नंबर सिस्टम आपका टॉपिक अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। सो सीक्वेंस एंड सीरीज होती हैं, और सीरीज कैसे वापस रिकर होती हैं, वापस रिपीट होती हैं, उनका नेचर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज की एक बेसिक थ्योरी होती है, पर जैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड में जाते हैं ना, कॉम्प्लेक्स साइड, तब सही में जो इसकी जो थ्योरी है वो बेसिक नहीं रह जाती। जैसे क्या आपने सुना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो थ्योरी वहां तक लिमिटेड नहीं रहती, सीक्वेंस अपना ही नेचर एक क्रिएट करती है। तो वो नेचर को आप कैसे समझ पा रहे हो, और उसके बेस पे आप कैसे अपने आप अपना थॉट को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो गिवन प्रॉब्लम के लिए, है ना। ये पार्ट अगर आप कवर कर पा रहे हो, इस टाइप के आपके प्रिपरेशन का तरीका है, तो डेफिनेटली आरओ में आप स्कोर कर लो, ठीक है ना। क्योंकि
क्या होगा ना कि उसमें जब आरएमओ में जब 6 क्वेश्चन आएंगे तो आपके जो क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आप अगर कंप्लीटली सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो गए, वो मान लो ज्योमेट्री का हुआ, बाकी क्वेश्चन में आप पार्शियल मार्किंग भी आप कवर कर लेने में कामयाब हुए, तो आप 40 मार्क्स कवर अप कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। ये मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैंने ये वो देखा है कि हाँ वो कर लेते हैं, इतना मैनेज कर लेते हैं, है ना, पार्शियल मार्किंग से भी। तो 40 मार्क्स इसमें भी बोला है मैंने, 40 मार्क्स इसमें भी बोला है, 40 मार्क्स इसमें भी, क्योंकि क्या होगा आरएमओ में भी स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, तो उसमें आपको मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली इतने इतने ही कट ऑफ लाना। तो आप अगर, लेकिन अगर आप 40 मार्क्स लाने में सक्सेसफुल हो, आप इतने ला पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ तो निकल जाएगा, है ना। हार्डली कोई ऐसे एक दो स्टेट होंगे वो, हाँ उनका कट ऑफ जाता है हाई, लेकिन कैटेगरी ए में जनरली 40 मार्क्स पे मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का निकल जाता है, कुछ स्टेट्स का हो सकता है, है ना। तो इसलिए 40 मार्क्स, अब 40 मार्क्स कैसे लाना है समझ में आ गया कि आप बाकी टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसमें अपना थॉट प्रोसेस अच्छे से लिख पा रहे हो, आरएमओ एग्जाम की बात कर, है ना। तो आपको स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी और आप 40 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ये तो हो गया कि कैसे आपको मार्क्स स्कोर करना है, अभी क्या क्या पढ़ना है। तो ये अपन ने अभी जो सामने लिखे हैं 5 टॉपिक हैं, टॉपिक और भी होते हैं, फंक्शनल इक्वेशन भी है, फंक्शनल इक्वेशन भी अपन पढ़ सकते हैं, पर मेरा सेशन नहीं है फिलहाल, वो बिल्कुल ओवरबर्डन हो जाएगा। अब क्या है ना कि दिक्कत ये होती है कि हम कहने को सब कुछ पढ़ लेते हैं, पर क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं होते, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है उसमें पूरा नॉलेज कन्वर्ट नहीं हो पाता, वहां पे दिक्कत आती है। इसलिए आप थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ाई करो और उनमें क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस बनाओ, और अच्छी प्रैक्टिस के साथ में आप ट्राई करोगे, 100% आपका सिलेक्शन, ठीक है, कोई डाउट नहीं। सो होपफुली आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इससे ज्यादा और कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल सी है। आपको 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स तक पहुंचना है। 40 मार्क्स आप कैसे प्लान कर रहे हो, मेरा सेशन इस चीज का है, आप और अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, उसको शफल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मेरा सजेशन इन टॉपिक्स को लेके है, क्योंकि ये टॉपिक आपके इस एग्जाम में आगे तक हेल्प करते हैं और आपके आईआईटी जेई में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, और आप इनको मैनेज भी कर लोगे, ठीक है। और आप थ्योरी उतनी ही पढ़ो, पर आप क्वेश्चन में आप ज़्यादा, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप ज़्यादा ध्यान दो, यही आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, फाइनल स्ट्रेटजी। तो ही आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस एक आएगा, आपको फील आएगा, क्लैरिटी होगी कि हाँ यार मैं एग्जाम में बैठ सकता हूँ और पेपर अच्छे से दे लूंगा, अदरवाइज आप ब्लैक आउट हो जाओगे, ठीक है। अब इसमें एक टिप, मेरी पर्सनल टिप है, ये मतलब ऐसा है, मैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है ना, आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, ये बात का आप प्लीज ध्यान रखें। नहीं बन रहा है बेटा, उस टाइम के लिए छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए उसको जाने दो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट होना आपके नेचर में आ गया ना, ये बहुत हैम्पर करेगा आपके फाइनल डे में, एग्जाम, आप ब्लैकआउट तक हो जाओगे, आपको ऐसा रहेगा कब मैं उठ के चला जाऊँ एग्जाम से। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। कई बच्चे होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम में जैसे ही वो बैठते ना पेपर लेके, और वो बिल्कुल कम्प्लीटली ऐसे हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको स्ट्रेस्ड आउट वाला नेचर नहीं लाना, आपसे नहीं बन रहा है, कूल रहो, उस टाइम के लिए छोड़ो, अगला कुछ ट्राई करो, थोड़ा इजी ट्राई करो, फिर धीरे से फिर अपना नेचर सुधारना, पर ट्राई करना क्वेश्चन खुद से ही करने का, उससे आपका इम्प्रूवमेंट ज्यादा अच्छा हो। स्ट्रेस्ड आउट वाला नेचर बिल्कुल भी नहीं लाना,
क्लियर है इतनी चीज। दूसरी चीज, हर चीज के पीछे नहीं पढ़ना है। आप कोर्स सिलेबस प्लीज लिमिटेड रखो। मैं तो बोलूंगा इतना जितना मैंने लिखा है ना, इसका भी आप 40% करो, इसका भी आप 40% करो, उतने में भी आपकी एग्जाम्स निकलेंगी। आप पहले ही स्टेज 1 स्टेज 2 के बारे में सोचो ना, एटलीस्ट स्टेज 1 के बारे में सोचो पहले, IQM, फिर आप आरएमओ के लिए करो। पर आपका सिलेबस अगर इसी के आसपास रहेगा ना, प्रिपरेशन वाला, तो आप आरएमओ में इसकी हेल्प अच्छे से ले पाओ। इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक चुनते हो ना, तो IQM में हेल्प कर जाएगा, लेकिन आरएमओ में मे भी शायद वो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। तो आरएमओ को आप अगर टारगेट कर रहे हो तो स्पेसिफिकली यही टॉपिक है जो कि आपको प्रिपेयर करना है, या आपका आगे का टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये टॉपिक कवर अप करना है। ठीक है। अब ज्योमेट्री को कैसे प्रिपेयर करना है तो ये मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बता दूंगा कि कैसे इसको हैंडल करना है, इस पूरे टॉपिक को, ज्योमेट्री को, है ना, कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं और कैसे पढ़ना है और कितनी थ्योरी पढ़ना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेंज हुई, वो सब के बाद वो सब अपन एक पर्सनल लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो कि आपको इस एग्जाम में पढ़ाई कैसे करना है और कितनी करनी है। अगस्त के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा, अगस्त में हो जाता है। बीच में कोविड के टाइम पे इसका टाइमिंग चेंज हुआ था, पर अभी वापस से ये अगस्त के सेकेंड वीक थर्ड वीक में इसकी एग्जाम हो जाती है। ठीक है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। इसकी तैयारी आप लोग स्टार्ट करो, अभी से ही करोगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लोगे। ठीक है। सो प्लीज, और एक और सजेशन है, प्लीज ओवर प्लान मत करना। ऐसा ना हो कि आप बैठ के प्लानिंग ही कर रहे हो। आप प्लानिंग एक लिमिटेड रखो, उसको एग्जीक्यूट करने की आदत डालो। एनी हाउ, अदरवाइज हमेशा ऐसा होगा, ये नेचर में ही आ जाएगा कि मैं प्लान बहुत अच्छे से कर रहा हूँ पर कुछ भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। एक रहता ना कि मेरा पेड़ तो उग रहा है पर वो फ्रूट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है ना, टमाटर का पेड़ लग गया, पौधा लग गया, पर उसमें फल ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। तो इसलिए आपका कन्वर्जन रेट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो इसलिए ओवर प्लान मत करना, ये एग्जाम का नेचर बहुत अच्छा है ना, तो इसलिए। ठीक है। सो अगले लेक्चर में और अपन देखते हैं, है ना, कि ज्योमेट्री कैसे करना है। फिर एक लेक्चर में अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में अपन ऐसे करके बाकी टॉपिक्स के लिए भी देखेंगे। ओके। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।